नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को समझी थी, सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को भी समझी थी। आज हम इस क्लास में फिर सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को समझने का प्रयास करेंगे और चैप्टर नंबर 4 से लेकर 7 तक का अभ्यास करेंगे, यानी कि पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, देश के नाम संदेश। यहाँ पर किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है। पत्र में वो बताता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने, यानी कि हमारे राष्ट्रपति ने जो देश के नाम एक ईमेल भेजा था, वही मैं तुम्हें पत्र के रूप में यहाँ पर भेज रहा हूँ। पत्र की शुरुआत में ही अब्दुल कलाम ने कहा है देशवासियों को संबोधित करते हुए कि यदि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है तो इस पत्र को अच्छे से, यानी कि इस ईमेल को अच्छे से समझना और पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने देश की बुराइयां करते हैं, देश को दूषित दर्शाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे सारे कायदे पुराने बन गए हैं, हमारी नगरपालिका कचरा नहीं उठाती है, हमारे सारे फोन बंद पड़े हुए हैं, हमारी रेलवे भी किसी काम की नहीं है, हमारे पत्र भी उसके पते पर सही जगह सही रूप से नहीं पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, हमारा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे खराब हवाई अड्डा है। हम अपने देश की बुराइयां करते हैं, लेकिन क्या हमने हमारे देश के लिए कुछ किया? नहीं। हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम खुद क्या करते हैं ये कभी नहीं सोचते। हम दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर अच्छे नागरिक होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन अपने देश की व्यवस्था का हम पालन नहीं करते। हमारे देश की व्यवस्था और नियमों का हम उल्लंघन करते हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर हम अच्छे नागरिक बनने का दिखावा करते हैं। क्या ये सही है? जी नहीं। क्या है? हम सिंगापुर जाकर क्या करते हैं? हम सिंगापुर जाकर वहाँ के दुनिया के सबसे हवाई अड्डे पर उतरते हैं, लेकिन सिगारेट का एक भी टुकड़ा वहाँ पर नहीं फेंकते हैं। इतना ही नहीं, स्टोर में कहीं पर भी खाना भी नहीं खाते। वहाँ पर पार्किंग यदि फुल हो गया हो तो हम पार्किंग के पैसे देकर पार्किंग करते हैं। हम वहाँ पर इधर उधर ही हमारे वाहन पार्क नहीं करते, लेकिन उससे उल्टा हमारे देश में क्या करते हैं? यस, हमारे देश में हम कहीं पर भी सिगरेट का टुकड़ा फेंक देते हैं। यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है फिर भी हमारे वाहन कहीं पर भी पार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, हम दुबई में जाते हैं तो क्या करते हैं? रमजान के महीनों में हम कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से खाना नहीं खाते। इतना ही नहीं, जिहाद में हम सिर ढककर ही रखते, बिना सिर पर ढके हुए हम बाहर नहीं निकलते। और फिर बताते हैं कि हम वॉशिंगटन में जाते तब 55 यानी कि 55 माइल की झड़पी से, यानी कि 55 मील की झड़प से ही हम गाड़ी चलाते, इससे ना ही तेज गाड़ी हम चलाते। लेकिन हमारे देश में तो कोई नाप ही नहीं रहता है, इतनी तेजी से हम गाड़ी चलाते हैं। इतना ही नहीं, हम पुलिस को यह भी कहते तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। लेकिन वॉशिंगटन में हम इस तरह का व्यवहार नहीं करते। वहाँ के नीति नियमों का तो हम अच्छे से पालन करते हैं, क्योंकि वहाँ तो हम अच्छे नागरिक होने का दिखावा करते हैं।
लेकिन उल्टा हमारे देश में हम रोप जमाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो कि वहाँ पर समुद्र के तट पर हम खाली नारियल हवा में नहीं उड़ाते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, लेकिन उससे उल्टा हमारे देश में हम क्या करते हैं, नारियल का पानी पीकर नारियल को हवा में उछाल देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं। इसके बाद बताते हैं कि टोक्यो में जाते हैं तो वहाँ पर हम कहीं पर भी पिचकारी पान की नहीं मारते, लेकिन हमारे देश में हम कहीं पर भी थूक देते हैं। तो क्या हम अच्छा व्यवहार करते हैं? और फिर दोष हम सरकार पर डालते हैं, देश पर डालते हैं। क्या ये सही करते हैं? जी नहीं। दूसरे देश में हम उसकी नीति नियमों का, उसके व्यवहारों का पालन करते हैं, लेकिन उससे उल्टा हमारे देश में उस नियमों को तोड़ते हैं। हम हमारे चुनाव में, जब चुनाव होता है तब हम हमारे रूप से हम वोट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं। फिर हम आराम से लेट जाते हैं और सारा कार्यभार उस पर थोप देते हैं कि अब हम हमारी सरकार ही सब कुछ करेगी, हमें तो कुछ नहीं करना है। क्या ये सही है? क्या नगर पालिका की सहायता करना हमारा फर्ज नहीं है? क्या रास्ते पर पड़ा हुआ कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालने का कर्तव्य हमारा नहीं है? क्या हम हमारे देश की व्यवस्था का अच्छे से पालन नहीं कर सकते? जी, इस सभी का पालन हमें करना है। यदि हम अच्छे रूप से इन सभी का पालन करेंगे तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हमें मिलजुल कर इस समस्याओं को दूर करना है। हमें हमारे देश का श्रेष्ठ नागरिक बनना है। तो यहाँ पर बात हुई इस चैप्टर नंबर 4, देश के नाम संदेश, जो अब्दुल कलाम ने हमारे देश के नागरिकों के लिए लिखा है। वही इमेज इसमें दिया गया है कि हमें ही बदलना है, हमें ही अपनी नीति नियमों का पालन करना है, हमें ही सरकार की सहायता करनी है। यदि हम ही आगे आएंगे तो हम अपने व्यवहारों से हमारे देश को बदल सकते हैं। हमें अपना ही बचाव नहीं करना है, हमें देश की सहायता करनी है, नियमों का पालन करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, धरती की शान, जो एक कविता है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मनुष्य की मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है और नदियों के पानी के प्रवाह को, यानी कि उसकी दिशा को भी मोड़ सकता है, बदल सकता है। वो अच्छे कार्य करके अमरत्व प्राप्त कर सकता है। यह सारी शक्तियाँ हे मनुष्य तेरे अंदर विद्यमान है, तेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, मिट्टी से तू अमृत निकाल सकता है। इतना ही नहीं, अमरत्व का वरदान मिलने के बाद तू अमरत्व प्राप्त कर सकता है। हे मनुष्य, तू यदि क्रोधित हो जाए तो तू तेरे आँख से आग उगल सकता है। तू तेरी आँख से, यानी कि नेत्र से आग उगल सकता है। तेरी चाल भी भूकंप जैसी है, यानी कि तेरी चाल की गति भूकंप जैसी है। तेरी छाती में स्वयं महाकाल छिपा हुआ है। तू यदि तेरी भौं को तिरछी कर दे तो शिव जैसा तांडव भी कर सकता है। हे मनुष्य, तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान। तेरे वाणी में युग का आह्वान है। तू चाहे तो तू ये वाणी से युग को ललकार सकता है। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरता है। इतना ही नहीं, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति भी है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है और यदि तू चाहे तो हैवानियत को भी रोक सकता है।
तेरे अंदर हिमालय जैसा दिमाग भी है, तू बड़ा बुद्धिमान है और तू पवन की तरह गतिशील भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की क्षमता रखता है। हे मनुष्य, हे भारत के पुत्र, तेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, तू उसे पहचान। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, मालव जी फौजदार। यहाँ पर शिवाजी अपने कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे। वहाँ पर उसके शयन कक्ष में भवानी का चित्र था। शिवाजी एक बुरा स्वप्न देखते हैं और स्वप्न से जाग जाते हैं। तभी उसे दिखाई देता है कि एक बालक नंगी तलवार लिए हुए उसका वध करने जा रहा है। तानाजी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी तानाजी के सामने मुस्कुराते हैं। फिर शिवाजी उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम मेरा वध क्यों करना चाहते हो? क्या मुझसे देश के नाम पर कोई कलंक हो गया है? क्या मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है? क्या तुम मुझे मारकर इस देश का राजा बनना चाहते हो? तब वो बालक बताता है, नहीं नहीं, मेरे पिताजी आपकी सेना के सेनापति थे, मैं उसका ही पुत्र हूँ। मेरे पिताजी को मरे हुए 2 साल हो गए, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा। 2 साल गुजरने के बाद आज हमारे घर में मैं और मेरी माँ दोनों ही है और हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तभी किसी ने मुझे बताया कि यदि मैं आपका वध कर दूं तो वो मुझे पैसा देगा। यानी कि एक सैनिक ने मुझे बताया कि मैं आपका वध कर दूं तो वो मुझे धन देगा, इसीलिए मैं आपका वध करना चाहता था। शिवाजी ने बताया, क्या तुम्हें पता है कि इस अपराध का तुम्हें क्या दंड मिलेगा? वो लड़का बताता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। उस बालक का नाम था मालव जी। शिवाजी उसकी वीरता, सत्यप्रियता, प्रामाणिकता और निडरता देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं। वो तानाजी को कहते हैं कि मैं उसकी इस वीरता पर मुग्ध हो गया हूँ। तानाजी कहते हैं कि मैं भी उसकी वीरता को सराहता हूँ। लेकिन शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। वो उस बालक को कहते हैं कि तुम्हें कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब मालव जी कहता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मैं उसके दर्शन करके वापस लौट आऊंगा। शिवाजी उसकी बात मान लेते हैं और उसे उसकी माँ के दर्शन करने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन झट से वो मालव जी हाजिर हो जाता है। शिवाजी कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? तब मालव जी बताता है कि मैं अपनी माँ से यह नहीं कह पाया कि मुझे मृत्युदंड मिलने वाला है, वरना वो मर जाती। शिवाजी उसकी वीरता, सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और माँ के प्रति स्नेह देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वो मालव जी को कहते हैं, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, मैं तो तुम्हारी केवल परीक्षा कर रहा हूँ, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। यह सुनकर मालव जी उसके चरणों में पड़ जाता है कि आप धन्य है। फिर मालव जी कहता है कि आज से ये शरीर आपका है। देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। शिवाजी कहते हैं, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, और वो उसे अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एकांकी खत्म होती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। पढ़े कहानी कौवा और मुर्गी। ठीक है, कौवा और मुर्गी साथ में रहते थे, दाना लेने जाते थे। एक दिन कौवा दाना लेने जाता है तो वो मुर्गी को बोलता है कि दरवाजा बंद करना, वरना कोई आकर दाना लेकर चला जाएगा। तभी घोड़ा आता है, वो खटखटाता है, मुर्गी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाना दो।
तो मुर्गी को उस पर दया आ जाती है। वो खिड़की खोलकर सारे दाने घोड़े को दे देती है। फिर वो सोचने लगती है कि कौवा आएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। फिर वो चक्की के पीछे छिप जाती है। तभी कौवा आता है, वो चिल्लाता है, लेकिन मुर्गी की आवाज नहीं सुनता। तभी कहीं से बिल्ली आती है। वो कहती है कि मुझे अपने दाने को पीसना है। कौवा कहता है मुर्गी नहीं है, तुम अपने दाने यहीं पर लेकर आ जाओ और चक्की से पीस लो। मुर्गी दाना लेकर आती है, बिल्ली दाना लेकर आती है और चक्की से पीसती है, लेकिन वो सारे दाने मुर्गी अपनी चोंच में पकड़ लेती है। फिर जब आटा निकालने का वक्त आता है तो बिल्ली देखती है कि इसमें तो आटा ही ना निकला। वो सारी बात कौवे को बताती है। कौवा इधर उधर देखता है, वो चक्की के पास जाता है। तब उसके पीछे छिपी हुई मुर्गी उसे दिखाई देती है। कौवा हंसने लगता है तो बिल्ली भी उसे देखकर हंसने लगती है। उन दोनों को हंसते हुए देखकर मुर्गी भी हंसने लगती है, जिससे उसके मुंह में छिपे हुए सारे दाने बाहर निकल आते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चारों इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल के रूप में हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न होगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1 गुण होगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 4 लिए हैं। पत्र किसने किसको लिखा था? पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा था। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। कौवा क्या लेने गया था? कौवा दाना लेने गया था। क्वेश्चन नंबर 2 अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक का 2 मार्क्स होगा, यानी कि 4 मार्क के 2 प्रश्न होंगे। ठीक है। मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? मालव जी के पिताजी शिवाजी के सेना के सेनापति थे। देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए। फिर कभी उसके परिवार का क्या हुआ, यह कभी शिवाजी ने नहीं देखा। उसके मरे हुए 2 साल हो गए थे, तो आज उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। वो और उसकी माँ भूख से तड़प रहे थे। तभी किसी ने उसे धन का लालच दिया कि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसीलिए मालव जी अपने घर की स्थिति के लिए शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समानार्थी शब्द। वार तो आक्रमण, शांत तो गौरव, विलोम शब्द। जीवन तो मृत्यु, वरदान तो शाप। ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। किसने किससे कहा? मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। फिर मुहावरे 2 मार्क्स के। दंड भोगना यानी कि सजा पाना, वध करना यानी कि हत्या करना। फिर अनुवाद, परिच्छेद दिया गया होगा, आपको मातृभाषा यानी कि गुजराती में उसका भाषांतर करना है, या फिर वाक्य हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, मैं सदैव मातृभूमि की सेवा करूँगा। હું હંમેશા માતૃભૂમિની સેવા કરીશ। अब क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूरा ग्रामर यानी कि व्याकरण होगा। संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, नाम यानी संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक। फिर बात करते हैं विशेषण की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, क्रियावाचक विशेषण, ये सारे प्रकार विशेषण के हैं। तो आपको इन सभी का अभ्यास करना है। फिर होगा वचन। 2 ही वचन है, एक वचन और 2 वचन यानी कि बहुवचन।
एक वचन और बहुवचन। शायद प्रश्न यह हो सकता है कि निम्नलिखित वाक्य का बहुवचन कीजिए, तो आपको जरूरी फेरफार कर बहुवचन करना है। लिंग, फिर होगा लिंग, दो ही लिंग है हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। ठीक है, लड़का लड़की, समझ में आया। नौकर नौकरानी। फिर होगा क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया पहचानिए। चलना, फिरना, घूमना, खेलना, बोलना, लिखना, देखना, ये सारी क्रिया है। आपको वाक्य में से क्रिया को पहचानना है। फिर होगा अंतिम प्रश्न, निबंध, पत्र और कहानी। कहानी की रूपरेखा दी गई होगी, उसी पर से आपको कहानी लिखनी है। पत्र का ढांचा आपको पता ही है, आपको सूचना दी गई होगी कि आपको किसके बारे में पत्र लिखना है। निबंध में आपको विषय दिए गए होंगे, आपको जिस विषय पर अच्छे से लिखना आता है उसी पर आपको ध्यान देना है और लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल खत्म होती है और हमारा पूरा सिलेबस का रिवीजन भी खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। बच्चों, आप अपनी एग्जाम अच्छे से लिखना, अच्छे से तैयारी करना, प्रत्येक प्रश्न पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम लिख पाए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।